Good evening to all of you. यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट इंग्लिश विषय से जुड़े हुए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यूज के आज के सेशन में जी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज जो लेवल 3 में है जी वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। आप लोग इन प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर बैठिए जी। फटाफट आप लोग अपना सही उत्तर जो करेक्ट आंसर है उनको जी आप लोग सिलेक्ट करते रहिए। बताइए फटाफट। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर्स। ओके, कौन सा ऐसा शेक्सपियर का प्ले है जिसमें जो सेक्सुअल पजेसिवनेस होता है। पजेसिवनेस को आपको मैं समझा देता हूं, है ना। अ फियर ऑफ लॉस, है ना, खोने का जो भय होता है जी। जब कोई व्यक्ति पजेसिव पीपल होते हैं, जो पजेसिव लोग होते हैं वो क्या होते हैं जी। पजेसिव लोगों में क्या होता है समझे रहिए। जब कोई पजेसिव पीपल होता है तो उसको खोने का भय होता है और उस भय के कारण एंगर, फियर आदि जो होता है मानसिक विकार जी पैदा होता है। ठीक है ना। तो यही सवाल, ये सब आए हुए सवाल हैं जी, है ना। ये सब सवाल आए हुए हैं। अब यहाँ पे उनको दिया नहीं गया है कब आए हैं कहाँ आए हैं, क्योंकि इससे टाइपिस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है जी, लेकिन आए हुए सवाल हैं। ओके, बताइए। तो इसका सही विकल्प है जी अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स। ओके, मैं इसको आप लोगों को जी पढ़ाऊंगा जैसे मैंने हैमलेट को पढ़ाया है, आप लोगों को एज यू लाइक इट को पढ़ाया है, वैसे मैं इसे भी पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें जितने भी लोग होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, है ना, लवर, वो सब एक ही चीज के विषय में, केवल उनमें सेक्सुअल पजेसिवनेस होता है, अर्थात वो अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने लाइफ पार्टनर को खोने के भय से जी भयभीत होते हैं। ठीक है ना, हमेशा ये चीज पाई जाती है। इसका सही जवाब है जी अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जल्दी बताइए, हम लोग आज थोड़ा। ओके, सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स। ओके, सेक्सुअल जेलसी जो होती है किस में पाया जाता है, जल्दी आप लोग बताइए। ओके, ये आता है जी अथेलो में। ओके, अब आइए तीसरे प्रश्न की तरफ। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कैरियोलैनस आर बेस्ड ऑन। ओके, जल्दी बताइए आप लोग। ओके, देखिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश, ये सब जी लेवल के क्वेश्चन हैं। देखिए इन प्रश्नों को अभी भी आपको आगे मैं आपको लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं उनके भी क्वेश्चन है ना, कॉमन एरर के भी जी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये सब प्रश्न आपको भले ही लग रहे हैं कि एकदम सतह से लिए गए हैं, सतही हैं, लेकिन आप लोग इन बातों को जान लीजिए जी, जब भी एमसीक्यू सेट किए जाएंगे तो उसमें हर तरह के प्रश्नों को रखा जाएगा। इन प्रश्नों को आप भले ही कह सकते हो कि बहुत सतही क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सरफेस से उठाए गए हैं, लेकिन ये आए हुए सवाल हैं जी, है ना। और जो आए हुए सवाल रहते हैं तो डेफिनेटली उन क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, वो सब प्रश्न जी रिपीट होते हैं, तो इसलिए उन प्रश्नों को जी शामिल किया गया है। अब आप ये बात आप लोग समझ लीजिए। ओके, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए बताइए, विच ऑफ दीज प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग। अब क्रॉस ड्रेसिंग क्या होती है जी। क्रॉस ड्रेसिंग आप समझे रहिए जी। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है जब लड़की, अब मैं इसको ब्रॉडली बता दे रहा हूं, लड़की जब लड़के के रूप में अपने आप की वेशभूषा करती है, लड़के के रूप में, लड़के के रूप में वेश धारण करती है। ओके, इंग्लिश में भी कह लो, व्हेन अ गर्ल और वुमेन डिसगाइजेस एज बॉय और मैन। जब कोई लड़की या फीमेल करेक्टर जो होती है, जब फीमेल करेक्टर अपने आप को डिसगाइज करती है एज अ मेल करेक्टर के रूप में, तो उसी चीज को टेक्निकली हम लोग क्या है जी क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। समझ गए होंगे। तो किस प्ले में कह रहा है कि क्रॉस ड्रेसिंग नहीं पाई जाती है, एज यू लाइक इट में जी पाया जाता है ना। पता होगा, मैंने पढ़ाया है ना। उसमें रोजालिन अपने आप को गैनीमीड के रूप में प्रस्तुत करती है और एलिना भी होती है ना, जो उसकी कजिन होती है। सब लोग लड़की होती है और अपने आप को लड़के के रूप में जी दिखाते हैं। अब समझ में आपको आ चुका होगा। ओके,
समझने की कोशिश करिए। तो कुल मिला के आप ये जान गए कि ये जी विकल्प सही है। इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग होता है, सिम्बेलिन में भी होता है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी जी क्रॉस ड्रेसिंग पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अपने स्तर से जी जवाब देते रहिए फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बताइए आप लोग। शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। ओके, वीनस एंड एडोनेस। ओके, अब शेक्सपियर ने इसको अपना क्या कहा है जी। ओके, इसको बताइएगा आप लोग अगले प्रश्न की तरफ। सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रयू ऑक्चीक आर फेमस कैरेक्टर इन, बताइए सर टॉबी वेल्च और ऑक्चीक जो होते हैं ये शेक्सपियर के किस प्ले में आते हैं? जल्दी आप लोग पढ़िए, फटाफट बताइए जी। ओके, एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, अमिट, समर नाइट, ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, कौन सही जवाब आपका है जी? ओके, सही जवाब है आपका शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट में आते हैं। अब आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि सर टॉबी वेल्च कौन होते हैं और ऑक्चीक कौन होते हैं, किस तरीके से ये जो होते हैं जी संबंधित होते हैं वाइला से, ठीक है ना, अलीविया से जी। अलीविया से किस तरह से संबंधित होते हैं, क्या संबंध होता है इनका अलीविया से? ओके, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किल क्लैडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। देखिए पहली बात तो आप यही जान लीजिए कि क्लैडियो किस प्ले में आते हैं। क्लैडियो कहाँ आते हैं जी? तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए मच अडो अबाउट नथिंग में। और ये बात कौन बोलती हैं जी? बेट्रिस। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा प्ले, कौन सा सॉन्ग है जो एज यू लाइक इट में नहीं आता है? तो हियर देखिए ये भी आता है, एक मिनट, देखिए ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता। अर्थात सही उत्तर आपका क्या है जी? विकल्प डी जी सही है। ओके, ये सब एज यू लाइक इट में जी गीत आते हैं, अंडर द ग्रीन ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर विन, व्हाट शैल ही हैव दैट किल द डियर, है ना। तो आप लोगों की सब बात बिल्कुल याद रखना भी, ये कहाँ आता है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एमसीक्यू जी तेजी से हम लोग कम समय में अधिक कर लें। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हु इज इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर, है ना। पूछ रहा है कि एज यू लाइक इट में आर्लेंडो को एक बेटर लवर के रूप में साबित करने के लिए कैसे बेटर लवर बना जाए, उनको कौन प्रशिक्षण देता है, उनको कौन शिक्षा देता है, उनको कौन उनका ट्यूटर होता है, बताइए जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ा रखा है जी एज यू लाइक इट। ओके, तो उसमें कौन है जी? सही जवाब है इसका गैनीमीड। वही ऑरलैंडो के साथ गैनीमीड प्रेम का खेल खेलती है और कहती है ऑरलैंडो से दुखी मत हो, जब तक आपको आपका प्रेम नहीं मिलता, आपकी प्रेमिका नहीं मिलती है, यानी कि आपको जो है रोजालिंड नहीं मिलती है, आप मेरे साथ, मेरे को अपना लवर मेट मान सकते हैं, आप मेरे साथ प्रेम, आप मुझे ही प्रेम का मान सकते हैं। तो एक प्रकार से वो ऑरलैंडो को ट्रेन करता है एज अ लवर, है ना, उनको एक प्रशिक्षण देती है। तो गैनीमीड, और गैनीमीड ही किसके रूप में होती है? गैनीमीड ही तो रोजालिंड होती है। अब अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो कल के विकल्प में यहाँ पे रोजालिंड को भी रख सकता है। रोजालिंड और गैनीमीड जी एक ही है ना, वो अलग अलग नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, द लास्ट प्रोफेसी अबाउट द विचेज फॉर नन ऑफ वीमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। ओके, यानी कि जो चुड़ैलें होती हैं मैकबेथ में, वे भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ को किसी भी स्त्री से पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति मैकबेथ को मार नहीं सकता है। तो चुड़ैलों की भविष्यवाणी सही साबित होती है, कब साबित होती है जी? उसके, है ना, व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, जब मैकबेथ लड़ाई करता है, जब मैकबेथ की भिड़ंत जो होती है किसके साथ होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी, मैकडफ। और मैकडफ ही जो है मैकबेथ को जी मार देता है, क्योंकि मैकबेथ जो होता है स्वाभाविक रूप से, यानी कि प्राकृतिक तौर से अपनी मां से पैदा नहीं हुआ था, वो सिजेरियन बॉर्न था जी, है ना। उसको मतलब वो सिजेरियन था, अर्थात कि उसकी माँ का
उसकी माँ को ऑपरेशन से हुआ था, ऐसा आप समझ लीजिए जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, जल्दी बताइए टेम्पेस्ट की बेसिक थीम क्या है जी। ओके, टेम्पेस्ट में किस चीज को दिखाया गया है, फटाफट बताइए आप लोग। ओके, देखिए रिवेंज भी नहीं है, ओके, रिवेंज एंड फ्रीडम भी नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, इसमें सही जवाब जी है डी, फॉरगिवनेस। क्योंकि आप देखते होंगे कि टेम्पेस्ट में क्या होता है, किसमें सबको क्षमा कर दिया जाता है ना, बदले की कोई बात नहीं होती है, जो प्रॉस्पेरो होता है वो सबको क्षमा कर देता है, ठीक है ना। तो इसकी थीम जो है फॉरगिवनेस है एंड फ्रीडम है और आजादी। देखिए जिसको वो कैद भी किया रहता है अपनी पावर से, सबको मुक्त कर देता है। ठीक, कितना आसान है, ये सब आए हुए प्रश्न है जी, है ना। आप लोग बिल्कुल भी इनको करिए प्रैक्टिस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर, हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर कौन कहता है जी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपको आते हुए प्रश्न जी बार बार अटेम्प्ट करते हैं तो उससे क्या जानते ही होता है कि आपका जो लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में जो अक्सर विद्यार्थी लोग ये शिकायत करते हैं कि आते हुए प्रश्न उनके गलत हो जाते हैं, तो उनके आते हुए प्रश्न जी बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो बताइए हैमलेट को जो होता है वो ड्रामेटिक फेलियर कौन बताता है जी। ओके, ड्रामेटिक फेलियर कौन बताता है जी, कोई नहीं, इसमें भी बताते हैं जी टीएस इलियट जी। अब टीएस इलियट जो होते हैं हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर जी कहां बताते हैं, किस कॉन्सेप्ट के तहत बताते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो इन सब बातों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो, है ना। अ ड्रीम इटसेल्फ इज, ड्रीम है, एक ड्रीम होती है, ये खुद भी होती है लेकिन एक छाया होती है। ये बात कौन कहता है जी, नो डाउट ये बात हैमलेट कहता है और हैमलेट में कहता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। देखिए अगर आपने हैमलेट नाटक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, लाइन बाय लाइन यानी उसकी कहानी को आप अच्छे से नहीं समझते हैं, तो इस तरह के प्रश्न जी आपके बनते हुए गेम को जी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप अपनी सफलता को लेकर बिल्कुल भी सीरियस हैं तो दो काम करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, है ना, कंटिन्यू लर्निंग द न्यू थिंग्स along with that continue practice। ओके, यानी कि आप नई नई चीजें सीखते भी रहिए, साथ ही आप अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखिए, ठीक है। तो आपने हैमलेट को जी पढ़ा होगा, तो ये पूछ रहा है कि इसमें इन चार लोगों का नाम दिया है, बताइए इसमें सबसे पहली मौत किसकी होती है, सबसे पहले कौन अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्लॉडियस को जी तो हैमलेट अंत में मारता है ना, इसके चाचा होते हैं, ये तो अंतिम दृश्य में मारे जाते हैं, नाटक के अंत में मारे जाते हैं, जब हैमलेट मरने वाला होता है तो क्लॉडियस को मार देता है ना। और उसके बाद अफीलिया को भी जानते होंगे, ये भी नाटक के अंत में ही मरती है। ओके, गर्ट्यूड जो होती है ये हैमलेट की मां है, ये तो उसी में जब उसका उनके साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा था लॉर्टीज के साथ, तो ये जहर का प्याला पी लेती हैं, तब ये बाद में मरती हैं। अर्थात इसमें सबसे पहले मौत किसकी होती है जी, पोलोनियस की। जब हैमलेट अपनी मां से बातें कर रहा होता है तो हैमलेट को कुछ हलचल सुनाई देती है पर्दे के पीछे, और हैमलेट को लगता है कि किंग क्लॉडियस जो है उसके चाचा उसकी जासूसी कर रहे हैं, उसको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और हैमलेट बिना सोचे समझे हुए इन रैशफुल वे, है ना, तुरंत ही वो उठा के तलवार को पर्दे में मार देता है, और पर्दे के पीछे पोलोनियस होता है, पोलोनियस मर जाता है, राइट। ये सब बात बताया गया है, और पोलोनियस ही जी लार्टीज का और अफीलिया का पिता भी होता है, ये सब बातें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जब मैं अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं जी, तो ठीक है आप लोग एक शिकायत भी कर सकते हैं कि सर आप वही बातें बार बार घुमाते हैं, लेकिन घुमाना नहीं है जी, ये सब बातें होती रहती चाहिए, राइट। क्योंकि जो प्रश्न आपको आते हैं उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेना चाहिए। तो लार्टीज के अफीलिया के पिता होते हैं, पोलोनियस होते हैं, और पोलोनियस जो होते हैं वो भी किस पद पर होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोलोनियस क्या है जी, उनका रैंक क्या है राजमहल में। ओके, चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं जी आगे। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। ये कहां आता है, इसको जी ऐसे कोड में याद रखिए, यही सब एडिशनल चीजें जोड़ो। आज से ये बात आप याद रखो, ऐसे इसको ऐसे लिख लेना, AS 31, ए से एक्ट, यस से सीन, है ना। ये बात आपको याद रखनी है
टू बी और नॉट टू बी जब भी पूछा गया है तो कई बार पूछा गया है कि टू बी और नॉट टू बी किस एक्ट किस सीन में आता है ना। ये जो होती सॉलिलिकी होती है, किस सीन में आता है जी, किस एक्ट किस सीन में आता है। और कौन बोलता है, हैमलेट बोलता है। इज अ फेमस कोट फ्रॉम व्हिच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ये हैमलेट में आता है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। यानी प्ले हैमलेट को क्या कहा जा सकता है जी, बताइए। कॉमेडी कह सकते हैं कि ट्रेजेडी कह सकते हैं, ट्रैगी कॉमेडी कह सकते हैं। तो इसको सीधे आप जानते होंगे, हैमलेट जो होता है शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडी हैं उनमें जी है हैमलेट भी है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, बताइए। हु इज होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। तो बताइए, हैमलेट का दोस्त होता है ये, और कौन सा दोस्त होता है, हैमलेट का क्लोज फ्रेंड होता है। क्लोज फ्रेंड को हम लोग क्या कहते हैं जी, फटाफट यही सब बातें तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को बताते रहते हैं। इसी चीज को जी क्रोनी कहा जाता है, इसी चीज को हम लोग चम कहते हैं, इसी चीज को जी हम लोग फास्ट फ्रेंड कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब बात आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो पता चला आप क्लोज फ्रेंड पढ़े हो, वो क्रोनी ही पूछ दे विकल्प में, तो आप क्या करोगे, राइट। इसलिए मैं कहता हूं जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जितनी भी चीज हो थोड़ा सा बहुआयामी होने की आप कोशिश करिए, है ना। मेरी सलाह को कोई भी प्रतियोगी साथी अन्यथा नहीं लेगा, ये बात मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूं कि इसी तरह से पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता को हासिल किया है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि अब आप लोगों की बारी है, आप लोग सिलेक्शन लीजिए जी, राइट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हैमलेट का क्लोज फ्रेंड भी होता है और वफादार दोस्त भी होता है, फेथफुल भी होता है। आप हमें हैमलेट के 2 फॉल्स फ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, वो होते हैं रोजेनक्रेंटेस, और अगला नाम क्या है आप लोग बताइएगा, जो हैमलेट की जासूसी करते हैं, रोजेनक्रेंटेस होते हैं और एक लोग होते हैं, अब आप बताइएगा। ओके, चलिए, हैमलेट को मैंने पढ़ाया है आप लोगों के लिए जी। ओके, चलिए, विद whom डज ऑलियर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट। देखिए, ऑलियर जो होता है ऑरलैंडो का भाई होता है, तो ऑलियर को किससे प्रेम हो जाता है जी, बताइए। ऑलियर को किससे प्रेम हो जाता है, तो ऑलियर को जो प्रेम हो जाता है जी वो एलिना से हो जाता है। और एलिना कौन होती हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि एलिना किसकी पुत्री होती हैं जी, किसकी भतीजी होती हैं, किसकी मित्र होती हैं, ठीक है ना। और एलिना का रियल नेम क्या है, व्हाट इज रियल नेम ऑफ, व्हाट इज रियल नेम ऑफ एलिना, जल्दी बताइएगा आप लोग, ये सब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं हम, फटाफट बताइएगा। और एलिना किसकी बेटी होती है, एलिना जो बेटी होती है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती है जी। ओके, और एल्वियर का जो प्रेम हो जाता है वो एलिना से हो जाता है जी। ओके, चलिए आप लोग फटाफट देखते रहिए सवालों को। मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट जी किया है कि एप्लीकेशन पे मैं लगभग 5000 क्वेश्चन और उससे भी अब मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें लैंग्वेज, लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ऑल द सेक्शन जो होते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर के जी इंक्लूड किए जाएंगे। आए हुए प्रश्न भी होंगे अलॉन्ग विद दैट, उनके साथ साथ जिन प्रश्नों की प्रकृति, जिस प्रकृति के प्रश्न, जिस टाइप के प्रश्न, जिस पैटर्न के प्रश्न जी पूछे गए 2016 में और 2022 में, उस पैटर्न पे भी आप लोगों को प्रश्न कराए जाएंगे। आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, आप लोग जो है वो टेलीग्राम से जी जुड़िए, है ना। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए, कोई बहुत Who in Shakespeare's as you like it can suck melancholy out of a song, है ना। सीधा सा जवाब आपका होना चाहिए जी, इसमें है जैक्स। ओके, अब आप ये समझिएगा, आया हुआ प्रश्न है जी, इसमें जितने भी सवाल हैं ऐसे कोई प्रश्न नहीं है कि जो पूछे नहीं गए हैं, है ना। उन्हीं में से इनको सिलेक्ट करके आप लोगों को दिए गए हैं। इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रोगिस इम्प ऑफ फोकलोर पक, है ना। इम्प आप हमें बताइएगा जी, इम्प का मतलब क्या होता है, इम्प का क्या मतलब होता है जी। इम्प का मतलब तो एक छोटा शैतान भी होता है, और इम्प का मतलब होता है प्यार दुलार में बिगड़ा हुआ बच्चा, है ना, जिसको आप मिसचीवियस चाइल्ड भी कह सकते हो जी। ओके,
तो इम्प का मतलब ही होता है शैतान होता है, थोड़ा दुष्ट होता है, बदमाश होता है। तो ये पक कहाँ होता है जी, आपने पढ़ा होगा मिडसमर नाइट ड्रीम में। और जो प्रेम, अब मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं, है ना। एक लव जूस होता है जिसका नाम लव इन आइडियलनेस होता है, और वो जूस डालने की आंख में जो जिम्मेदारी होती है जी, वो पक को दिया जाता है। ठीक है ना, ओके। आप देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट बताइएगा। A story or a poem in which character settings, देखिए आप इसको अब आराम से पढ़िए। अब यहां से सवाल जो हमने लिए हैं जी लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स से। इस समय मैं आपको लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दे चुका हूं, और पार्ट 5, पार्ट 6 भी आप लोगों को बहुत जल्द ही मैं पढ़ा दूंगा, और मैं इसको पढ़ाता रहूंगा, मैं इसको पूरा फिनिश करूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर। लेकिन इसके एमसीक्यूज मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम या मैं एप्लीकेशन पर इस पे कम से कम मैं आपको 200-300 के करीब इस तरह के प्रश्न जी कराए जाएंगे, ठीक है ना, ताकि लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी टर्म से जुड़े हुए सवाल जी आपके बनते हुए गेम को बिगाड़ ना सके। बताइए, पढ़िए, आराम से पढ़िए, इस पे थोड़ा मैं ज्यादा समय देता हूं। कह रहा अ स्टोरी आर अ पोयम इन विच कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर। अब स्टैंड फॉर आप समझना चाहिए आपको, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। स्टैंड फॉर का मतलब पहली बात तो आप समझिए जी, है ना। स्टैंड फॉर, ओके। स्टैंड फॉर का मतलब होता है अर्थ देना या अर्थ होना, अर्थ देना या अर्थ होना, ठीक है ना। ये सब बात आपको समझना होगा जी, छोटी बात है बट बताना मेरी जिम्मेदारी। जैसे मैंने लिखा सीबीआई, तो सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल। अब सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, इसका मतलब क्या हुआ जी, यानी सी का अर्थ सेंट्रल होता है, बी स्टैंड फॉर ब्यूरो, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी आई का जो यहाँ पे लिखा गया है आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी आई का जो अर्थ है वो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो उसी तरह से कह रहा है कि सेटिंग एंड इवेंट स्टैंड फॉर अदर पीपल, इवेंट और एब्स्ट्रैक्ट्स आइडियाज। देखिए जी, क्वेश्चन को बनाया गया आप लोगों को इज नोन एज, जल्दी बताइए आप लोग जी, ओके। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये एल्गरी है, प्रतीकात्मक कथा। वही तो प्रतीक होता है। स्टोरी आर पोएम इन विच कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटी इज नोन एज एल्गरी। ओके, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, भी नहीं है, राइट। अब मैंने आपको एल्गरी जी पढ़ा रखा है, एल्गरी आप जाइए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं उससे दूसरे भी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, है ना जी। ओके, थोड़ा सा आप लोग धैर्य के साथ, लेकिन आप पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी, द टर्म ऑफ समवन एल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। जब ऑथर जो होता है किसी दूसरे का नाम अपने को अज्यूम कर लेता है, मान लेता है, अपना नाम रख लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है जी, बताइए। निक नेम, निक नेम तो नहीं होगा जी, एक मिनट, इधर आ गया जी, चलिए। तो क्या होता है, निक नेम नहीं जी, सर नेम भी नहीं होगा, एल्गरी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निक नेम तो जी हो गया कहने का नाम, पता होगा आपको, कहने का नाम। इसी चीज को कहते हैं जी पदवी के नाम, पता है ना, पदवी के नाम। जैसे माही इज निक नेम ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, है ना। बिग बी इज निक नेम ऑफ अमिताभ बच्चन, ऐसे होता है ना, समझ जाइए। निक नेम कहने का नाम जो होता है जी, ओके। तो सीधा सही जवाब है जी इसका एलोनिम, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एल्टर एगो, अभी मैंने इसको लिखा था जी, एल्टर एगो का मतलब क्या होता है जी, जल्दी बताइए। जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं जी, बहुत सारी जितनी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो अब तक टीजीटी पीजीटी में आई है, एनवीएस केवीएस में आई है, मैं उन सबको आपको जी कराऊंगा, ठीक है ना। और विद फुल एक्सप्लेनेशन, है ना, उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और उनसे जुड़ी हुई अदर इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दी जाएंगी। बताइए, अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है जी, इसका सीधा मतलब है अबूजम फ्रेंड, यानी कि बहुत ही चोली और दामन का जो साथ होता है जी। अभी आपको मैंने बताया क्रोनी कहते हैं, और इसी चीज को जी चम, जैसे हिंदी में कहा जाता है लंगोटिया यार, पढ़े होंगे आप लोग ना जी। और इसी को क्लोज फ्रेंड, इसी को हम लोग कहते हैं फास्ट फ्रेंड कहा जाता है ना जी।
ओके, बहुत सारी चीजें, जितना भी मैं फ्रेंड पे आप लोगों को जी वीडियो दूंगा, देखिए अभी मैंने बहुत जल्द ही आपको एक वीडियो जी लव पे मैंने बनाया है, आप लोग उसको देखिएगा। ये ओकैब पढ़ाने का एक नया तरीका है। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए जी, आपको मिलेगा ओकैब पढ़ने का, ओकैब सीखने का एक नया तरीका के हेडिंग के तहत आपको मिलेगा जी, वहां से आप लोग पढ़िए। क्योंकि मैं ओकैब को, जब तक आपकी ओकैब जी मजबूत नहीं होती है ना, कोई भी आपकी देखिए लैंग्वेज, लिटरेचर, ओकैब, प्रैक्टिस सब कुछ आपका जब साथ देगा जी, तभी एक सफलता की संभावना का निर्माण होगा ना। और केवल आप ये सोचिए कि नहीं हमारी लिटरेचर केवल मजबूत है और आप आशा करिए कि नहीं हम सफलता को गेन कर लेंगे जी, तो निगेटिव बात मैं अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता है ना, मैं निगेटिव बात नहीं बोलता, लेकिन मैं उसी को कह रहा हूं कि फिर आपकी संभावना बहुत अच्छी नहीं होगी जी, राइट। ओके, बुजम फ्रेंड आ गया समझ में। चलिए, मित्रवत संबंधों में दरार बताइए जी, है ना। जब मित्रवत संबंध जब फ्रेंडली होते हैं, जितने भी मित्र के ऊपर होंगे मैं जी सबको बताऊंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बताइए, एनालेप्सिस इज कॉमनली रिफर्ड एज, एनालेप्सिस का मतलब क्या होता है जी, जल्दी बताइए आप लोग, एनालेप्सिस क्या है। ओके, एनालेप्सिस क्या है जी। ओके, इसका मतलब होता है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है जी, फ्लैशबैक इज अ लिटरेरी डिवाइस टू इंट्रोड्यूस पास्ट इवेंट इन नरेशन ऑफ द प्रेजेंट इवेंट। ओके, जब हम कभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें अतीत की बातों को जब उसमें हमें बताना होता है, तो अतीत को लाके जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको जी फ्लैशबैक कहा जाता है। और इसी चीज को टेक्निकली जी हम लोग कहते हैं एनालिसिस। इस तरह के सवाल जी आए हुए हैं, बने हुए हैं, है ना। और मैं उसी पैटर्न को फॉलो करके आप लोगों को प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग निसंदेह जी मेरे से जुड़ने की कोशिश करिए ना। आप मेरे एप्लीकेशन पे आइए, तो टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे वीडियोज आप देखिए, है ना। और आप अपनी सफलता में मेरे द्वारा योगदान करने के प्रयास को जी स्वीकार करिए, है ना। ओके, कहते हैं रिलीजियस बिलीफ्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ प्लेजर इज नोन एज, जल्दी बताइए जी। ओके, समझने की कोशिश करिए। ओके, एनी रिलीजियस बिलीफ एक धार्मिक चीज है जी। ओके, धार्मिक विश्वास, धार्मिक मान्यता, जानते होंगे मान्यता होता है, विश्वास होती है, रिवाज होते हैं, एंड अवॉइडेंस उनको नकारना, ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर यानी जब हम लोग जीवन में आनंद और सुख का त्याग कर देते हैं, कोई छीन नहीं लेता। जैसे भगवान बुद्ध ने किया था, वो राजकुमार थे लेकिन उन्होंने महल छोड़ दिया, अपने सुख साधनों को छोड़ दिया और जीवन में वो एक सन्यासी हो गए। तो इस चीज को क्या कहा जाता है जी। ओके, निसंदेह जी ये कहा जाता है असेटिक्सिज्म। ओके, जिसका मतलब होता है वैराग्य, है ना। और ये असेटिक कौन होता है जी, एस असेटिक, इसको कहते हैं वैरागी। जो वैरागी हो, असेटिक जो होता है वो क्या धारण कर लेता है, असेटिक्सिज्म। ओके, वैराग्य हो जाता है, ठीक है ना। और जब आदमी, आप ये बताइए, सुख साधन का त्याग ना करे, सुख साधन को खूब बटोर ले और उसको ये लगे कि नहीं आनंद ज्यादा से ज्यादा लूटो, ज्यादा से ज्यादा आप सुख को गेन करो, सुख ही जीवन में प्रधान चीज है ना। प्लेजर इज द चीफ थिंग इन द लाइफ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जी हम हेडोनिज्म। ये सब मैं आपको इसी चीज को तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूं जी, तो मैं पढ़ाई हुई चीज को भी बार बार बताया करता हूं। तो बार बार बताने से विद्यार्थियों के जो प्रतियोगी साथी हैं उनके माइंड में जी इम्प्रिंट हो जाता है, उनके माइंड में वो चीजें इंस्टॉल हो जाती है, उनके माइंड में मैं उनको इनकलकेट कर देता हूं, इंस्टिल कर देता हूं, ठीक है ना, दिमाग में बैठ जाता है वो बात। फिर वो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता और आते हुए सवाल गलत होने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है जी, ठीक है ना। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है जी, है ना, यहाँ पे दूसरी बात है, लेकिन मैं अपने एप्लीकेशन पे जी बार बार डिस्कशन करके यानी हर चीज को बताया जाएगा हेडोनिज्म। और जो व्यक्ति हो जी क्या होगा, हेडोनिस्ट, ठीक है ना। ये सब बातें आप जानिए, एस्थेटिक्सिज्म। ओके, इसी को वैराग्य कहा जाता है। और ये तो आप जानते होंगे सौंदर्यवाद होता है, इपिक्यूरियन क्या होता है, सब आप जानिए, बताएंगे आप लोगों को। अगले प्रश्न पे आइए, अ चेंज फ्रॉम ऑफ सीरियस सब्जेक्ट टू डिसअपॉइंटिंग,
वन आर फॉर्म सबलाइम टू रिडिक्यूलियस, यहां से पढ़िए जी, ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को दिया है जी मैंने प्रश्न। ओके, स्पीच अ चेंज फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट टू अ डिसअपॉइंटिंग, जब कोई सीरियस सब्जेक्ट होता है और वो डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, यानी सीरियस हो और डिसअपॉइंटिंग हो जाए, सबलाइम हो जी और रिडिक्यूलियस हो जाए, ये सब पढ़ाया है ना। यानी कोई चीज आप ये समझो यहां हो तुरंत यहां पे आ गया ना, है ना, यानी उत्कर्ष से अपकर्ष की ओर, है ना, उत्कर्ष से क्या हो गया जी, अपकर्ष हो गया, राइट, समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेथॉस कहा जाता है, ठीक है ना जी। क्लाइमैक्स तो है ही नहीं, लिटोटेस भी बताया, ट्रांसफर एपिथेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ट्रांसफर एपिथेट इज फिगर ऑफ स्पीच, मैं अभी भी बता सकता हूं आपको, लेकिन ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, एपिथेट का मतलब होता है जी एडजेक्टिव, है ना। और जब एडजेक्टिव जो होता है जहां लगना चाहिए वहां ना लग के ये दूसरी जगह पे लग जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट, है ना। ओके, बताएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, अभी नहीं जी। ओके, फिगर ऑफ स्पीच मुझे पढ़ा लेने दीजिए तब मैं बताऊं आपको। ये बताइए, बहुत आसान है जी, लेकिन आप जितनी भी जी चीजों को पढ़ते रहिए, उन पे अभ्यास में कोई कमी ना करिए, है ना। ये मेरा विनम्र सुझाव है आपके लिए, एक हम्बल सजेशन है जी। मेरे किसी भी प्रिय प्रतियोगी साथियों को मेरी बात को जी अन्यथा नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर कोई बात उनको जी लगता हो कि नहीं मैं ज्यादा बताता हूं तो ठीक है, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। The iambic pentameter was of 5 feet in its unrhymed form. Okay, iambic pentameter भी होता है जी, ओके, और उसके बाद अनराइम्ड भी होता है। अब आपको मैंने ब्लैंक वर्स जब पढ़ाया था तो ब्लैंक वर्स के बारे में मैंने आपको बताया था जी, ब्लैंक वर्स में क्या होता है जी, मीटर होता है। तो अब क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही जवाब जी क्या है, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आप लोगों को जी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आप लोग बताइए जी। ओके, अब यहाँ पे कॉमन एरर के सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इसमें आपको जी फाइंड आउट द एरर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। तो आपका उत्तर जी क्या होगा, ई होगा, राइट। तो एरर बताइए, एरर किस किस जगह पे है ना, ये पढ़िए आप लोग, आराम से पढ़िए जी। ओके, आराम से पढ़िए और फटाफट आप बताइए। चलिए बताइए जी। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन दिस टाउन वाज वेरी टेंस। बताइए। ओके जी, इसमें जी नो एरर है ना, ये है। अगला चलते हैं, आगे बताइए। फिर दूसरे में, वेरी फ्यू सोल्जर्स, ओके, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डी फियर। डी फियर का मतलब टर्न टू डी फियर, आप भी जानिए, ये सब मैं बताऊंगा। टर्न टू डी फियर, है ना। ओके, इसका मतलब हुआ जी अनविलिंग टू लिसन समवन और समथिंग, अनविलिंग टू लिसन समवन और समथिंग। ओके, जल्दी बताइए। ऑफ देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, जल्दी बताइए जी, बहुत आसान है। मैं आपको कॉमन एरर का सेक्शन जी बहुत ही जल्द आप लोगों को यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन सारी चीजें जी पढ़ाऊंगा, ओके। और बहुत ही एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग यूट्यूब पर उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा, आपको निश्चित ही उससे जी लाभ मिलेगा। और मैं उन्हें पढ़ाऊंगा और प्लस उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, है ना, एमसीक्यूज भी करवाऊंगा और एक नए तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। आप बताइएगा जी। इसमें जी विकल्प जो है ये गलत है जी। ओके, ये यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे एक कमांडर्स इन चीफ नहीं होना चाहिए जी। ओके, अब आप कहेंगे क्यों होगा जी। ओके, देखिए एपोस्ट्रोफे का प्रयोग जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जो कंपाउंड नाउन होंगे, अब ये सब मैं बढ़ा चुका हूं जी ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया, या जो भी फ्रेज होंगे
उनमें जो एपॉस्ट्रॉफी जी लगेगा है ना, वो बाद में लगता है, ठीक है ना जी, कमांडर्स इन चीफ। ओके, तो ये चीज जी नहीं होगा। ओके, तो ये बात आप लोग समझ गए। ओके, अब इसको मैं ज्यादा व्याख्या आप लोगों को बाद में दूंगा, ठीक है ना। ओके, बताइए, द फार्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव visit to Japan strengthen the relationship between India and Japan, no error, है ना। इसमें बताइए जी क्या एरर है, कहाँ एरर है। ओके, बताने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी, इसमें कहाँ एरर है जी। ओके, इसमें जो एरर है जी वो यहाँ है, एक मिनट। अब आप कहिएगा जी का क्यों यहाँ पे एरर है। देखिए, जब कोई नाउन इन अपोजिशन में होता है, जब कोई नाउन एपोजिशन में होता है तो जो एपोस्ट्रॉफी लगेगा जी वो नाउन इन एपोजिशन में लगना चाहिए। कह रहा है, पढ़िए वाक्य को, कि भारत के पीवी नरसिम्हा राव, तो यहाँ पे जी नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे जो लगा है बस यही जी क्या है, सही है। ओके, तो समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। ओके, तो जैसे जब कोई भी नाउन इन एपोजिशन होगा या कोई फ्रेज होगा तो जो नाउन इन एपोजिशन होगा उन्हीं पे जी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ नाउन इन एपोजिशन कौन है जी, पीवी नरसिम्हा राव, तो यहीं पे लगाना सही है ना। जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त साहिल की साइकिल खो गई, तो अब बताइए, अब आप जैसे मैंने लिखा साहिल, अब यहां पे लगाया, अब यहां पे एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाऊंगा, साहिल्स, ये बात जान लो। जो फ्रेज इन अपोजिशन में जो नाउन आएंगे इन्हीं पे एपॉस्ट्रॉफी लगेगा। ये सब मैं आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जी, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बताइए, नहीं तो वीडियो जी लंबा हो जाएगा और लोग उसकी शिकायत भी करते हैं। चलिए, दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट ऑट टू बी, नो एरर, जल्दी बताइए जी। ओके, देखिए सबसे पहली बात जी, यहाँ पे बिल्डिंग में एस नहीं लगेगा, इसको लिखा जाना चाहिए। ओके, डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स क्या होना चाहिए जी, डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। जैसे कि आपको पता होगा, मैं इसमें एपॉस्ट्रॉफी के सेंस में बताऊंगा कि जो निर्जीव चीजें होती हैं जी उनमें हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बहुत से निर्जीव चीजें होती हैं जिनमें एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें जी मैं आपको, जब मैं आपको कॉमन एरर के सेक्शन में वीडियो बनाऊंगा तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन एवरी माइन्यूट पॉइंट टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहीं पे होना चाहिए डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग यहाँ बताइए जी, इन सब प्रश्नों से कभी भी मुंह मोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। ओके, देखिए मैं एक आम मनोविज्ञान की बात करता हूं, ज्यादातर जो प्रश्न लोगों को आते रहते हैं, लोग उसी एरिया को, उसी जोन को, उसी क्षेत्र को जी प्रैक्टिस के लिए सिलेक्ट करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भूल होती है। आप कॉमन एरर को ना इग्नोर करिए, वो कैप को ना इग्नोर करिए, अनसीन पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को ना इग्नोर करिए, फ्रेजल वर्ब को ना इग्नोर करिए, स्पेलिंग एरर को ना इग्नोर करिए, है ना। केवल आप लिटरेचर को ही नहीं मथते रहिए जी, है ना। हर एक सेक्शन में आप प्रवेश करने की, उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए, है ना, यदि आप अपनी सफलता को लेकर जी बहुत ही गंभीर हैं तो। राइट, चलिए बताइए, he did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth's gravitational force। ओके, जल्दी बताइएगा जी। ओके, कह क्या रहा है, he did not know, पहले पढ़िए आप आराम से। अगर आप अंग्रेजी में कमजोर हैं जी तो नहीं हो सकता मामला, इसलिए मैं कहता हूं बार बार आप ज्यादा से ज्यादा पैसेज को पढ़ने की कोशिश करिए, पैसेज को पढ़िए, उसे समझिए। अगर आप पैसेज को पढ़ने में, समझने में थोड़े कच्चे होते हैं जी
तो कॉमन एरर के रूल भी जानिए, उनको फटाफट जी समझिए। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता, इवन यहां तक कि, वो यहां तक कि नहीं जानता है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम, वो उस वैज्ञानिक का नाम भी नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज किया, द लॉज माने नियमों की, और ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पे जी ये होना चाहिए, है ना, ओके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का, तो क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो अर्थ में जी लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा निर्जीव चीजों के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, है ना, उनकी ऑनरशिप को दिखाने के लिए, उनके पोजीशन को दिखाने के लिए, नहीं जी, यही तो बात मैंने कहा था। मेरी बात को फिर से रिपीट करके सुनिएगा जी, सन के साथ लगता है, हेवन के साथ भी लगता है, और अर्थ के साथ भी लगता है, ये सब जी सही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज जगह पे लगता है, मैं उनकी लिस्ट आपको दूंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, ये आए हुए सवाल हैं जी, है ना, मैं इनको ऐसे नहीं पढ़ा रहा आपको। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे आप। चलिए, he gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months, no error, okay। देखिए जी, सीधी बात, he gave me, उसने मुझे, he gave me two important informations, okay। अब आपने यहीं पे देखिए जी, ही gave me, उसने मुझे दिया टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दो महत्वपूर्ण जानकारियां, ओके। अवीन वेटिंग फॉर, अब यहाँ पे वेट के साथ जी फॉर आया है, और यहाँ पे जी पीरियड को दिखा रहा है, ते वाला जी फॉर भी सही है, भी जी सही है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी यहाँ है, यानी कि आपको जब मैंने बताया यस लगा करके जी, और यस लगाकर जी हम बहुवचन बनाते हैं, है ना। देखिएगा, एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, एस और यस लगा के हम लोग बहुवचन बनाते हैं, और वो जी सही भी होता है, लेकिन आप यस और यस लगाकर जी सभी को बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है ना, कि आप यस और यस लगा दो और फटाफट बहुवचन बना दो, तो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिखा जा सकता। अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, उनके सेक्शन में ते बातें बताऊंगा कि और किन को जी हम नहीं बना सकते। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे स्टोन लिखा है तो आप उसे स्टोन्स लिख दो, वाटर लिखा है तो वाटर्स लिख दो, गोल्ड लिखा है तो गोल्ड से लिख दो, ऐसे वो बहुवचन नहीं बनेंगे। कि ब्रेड लिखा हुआ है, ब्रेड माने रोटी, तो ब्रेड से लिख दो रोटियां, नहीं जी, गलत हो जाएगा ना, ओके। यही बातें मैं बताऊंगा, इंफॉर्मेशन को हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, अगर बहुवचन बनाना है या तो हम उसे कहेंगे मच इंफॉर्मेशन, या तो कहेंगे मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। आ गया समझ में, तो यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यही चीज जी यहाँ गलत है, तो यहीं पे एरर है जी, ओके। बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए, द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, यानी कि अब सीप को सबसे पहले तो आप समझिए जी, एक मिनट, देखिए सबसे पहले जी सीप को हम लोग समझते हैं, सीप ही क्या है, सीप का मतलब बंडल जान लो, बंडल को ही हम लोग जी पुलिंदा कहते हैं, जान लो, है ना। और इसी चीज को जी गट्ठर कह लो, खासकर जब खेत में कटाई के बाद जब गेहूं हो, धान हो, उसकी फसल को जी हम बांध देते हैं, तो उसको सीप कहा जाता है, जिसको अपने उत्तर भारत में हम लोग गेहूं का जी बोझ कहते हैं, कहते नहीं है, गेहूं का एक बोझ, दो बोझ गेहूं, चार बोझ गेहूं, आप लोग जो उत्तर भारत के होंगे डेफिनेटली इस वर्ड को अच्छे से समझते होंगे जी, ओके। तो होता है, अब देखिए सीफ को जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो ऐसा नहीं, यही बात तो हमने अभी कहा कि ऐसा नहीं कि आप सीफ्स कर दिए सही हो गया, नहीं जी, इसका प्लूरल जो बनता है ये इस तरह से बनेगा, है ना, जैसे कि आपका वाइफ का बनता है जी, है ना। अब पत्नी का बनाना है तो ऐसे नहीं होगा कि ऐसे बना दिया गया ऐसे हो गया, गलत हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बहुत से सारे का फॉर्मेशन है ना, उन फॉर्मेशन को आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एरर कहाँ है जी, एरर यही है, इसको ऐसे अगर लिखा होता ये, तब ये जी सही होता ना, बोझे, है ना। तो समझ गए आप लोग, अब ज्यादा बातें नहीं करते, ठीक है ना। अब हम लोग आज यहीं पे विराम लेंगे, अगले प्रश्नों को, है ना, इसी श्रृंखला में अगले प्रश्नों को, आगे के प्रश्नों को हम लोग जी नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। और मैं आप लोगों के लिए एक सुझाव भी देता हूं, जिन भी प्रतियोगी साथियों को इस तरह के जी एमसीक्यूज मेरे एप्लीकेशन पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जी पाना हो, संपर्क कर सकते हैं दिए हुए फोन नंबर पर जी, है ना।
और अगली वीडियो में आप लोगों से मैं फिर मुखातिब हूँगा। अगली क्लास में मैं आपको फिर से नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।